नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। जी हां, पीएफआई के खिलाफ जो एनआईए की रेड पड़ी, कार्रवाई की गई, तो उसके बाद देखिए किस तरीके से पीएफआई के कार्यकर्ता बौखला गए और ये देखिए पत्थरबाजी की गई उनकी तरफ से। ये बंद बुलाया गया था, ये वो बंद था जो हिंसक हो चला था और देखिए किस तरीके से इस बंद के जरिए वहां पर पथराव किया गया, बसों में तोड़फोड़ की गई। ये देखिए फिर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि बंद कहकर और ये हिंसक प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया, क्योंकि एनआईए की तरफ से देखिए कार्रवाई की गई और ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कहां कैसे किन किन राज्यों में कार्रवाई हुई है ये आपको बताते, देखिए मैप के जरिए बताते हैं किस तरीके से दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो जगह है जहां पर कार्रवाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन तमाम राज्यों में एनआईए ने रेड डाली और पीएफआई पर कार्रवाई की है। कई लोगों को, यानी कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये बौखला गए। उसके बाद बंद का ऐलान किया, लेकिन बंद का ऐलान करके किस तरीके से हिंसात्मक इन लोगों ने कार्रवाई की, किस तरीके से हिंसात्मक इनका बंद हो गया, ये हमने आपको दिखाया। और देखिए एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से आपको उस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ये जो पीएफआई है, पीएफआई किस तरीके से देश विरोधी साजिश में लिप्त पाई गई है। आरोप यानी कि लगे हैं पीएफआई के ऊपर, जिसके बाद ये एक्शन, बड़ा एक्शन लिया गया है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, बवाल, ये तस्वीरें हैं केरल के तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम और कन्नूर की, जहां पीएफआई समर्थकों ने कई शहरों को हिंसा की आग में झोंक दिया। एनआईए एक्शन के विरोध में पीएफआई ने केरल बंद बुलाया था, लेकिन जब बंद का असर नहीं दिखा तो पीएफआई के समर्थक हिंसक हो गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई वाहनों पर पथराव किया, दुकानों और होटलों को निशाना बनाया। ये 5 तस्वीरें पीएफआई की बौखलाहट बयां कर रही हैं। देश विरोधी साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पीएफआई और उससे जुड़े कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। शहर शहर भारी हंगामा और बवाल मचाया। केरल के साथ ही देश के कई शहरों में पीएफआई समर्थकों ने हिंसा फैलाई। एनआईए एक्शन से टेंशन में आई पीएफआई ने कोच्चि में भी कोहराम मचाया, दुकानों में तोड़फोड़ की और रोकने पर पुलिस से भिड़ गए। हिंसा, हंगामा और तोड़फोड़ का ही असर था कि केरल में बस ड्राइवर हेलमेट चलाकर बस चला रहे थे। बस, ट्रक समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाओं के कारण ड्राइवर खौफ में थे, बस लेकर आने जाने से कतरा रहे थे। इसी खौफ के कारण केएसआरटीसी के ड्राइवर ने बस चलाते वक्त हेलमेट लगा रखा था, जिससे रास्ते में प्रदर्शनकारी बस को निशाना बनाए तो उसका सिर सुरक्षित रहे। बवाल, तोड़फोड़ और हंगामे पर केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पुलिस सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। इस बीच देश के खिलाफ पीएफआई की साजिश बेपर्दा हो रही है। पीएफआई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ के बाद एनआईए ने इस कट्टरपंथी संगठन की गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन आईएसआई के लिए पीएफआई युवाओं की भर्ती में जुटा था, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाहता था। पीएफआई के निशाने पर एक विशेष समुदाय के नेता थे। पीएफआई ने इसकी हिट लिस्ट तैयार कर रखी थी। गैर कानूनी गतिविधियों में भी पीएफआई शामिल था। पीएफआई के नापाक मंसूबों का पता इससे भी चलता है कि पीएफआई का महासचिव अनीस अहमद मुस्लिम समुदाय को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमानों का ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते, तो क्या करेंगे? आरएसएस का एजेंडा है, इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, इनके दिलों के अंदर खौफ डालो, इनके अंदर जो होप है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को मारो। तो आज हम ये पूरे इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इंसिडेंट्स क्या है?
में हिंसा भड़काने और युवाओं को उकसाने के कई मामलों में पीएफआई का नाम आ चुका है। सीएए, एनआरसी के नाम पर भीड़ को भड़काने से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों और सर तन से जुदा की घिनौनी साजिश में भी पीएफआई के तार जुड़े। ऐसे में सवाल है, क्यों न हो पीएफआई पर कड़ा एक्शन और क्यों न पीएफआई को कर दिया जाए बैन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि आखिर किस तरीके से गैर कानूनी गतिविधि में पीएफआई शामिल है। देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग यहां पर किया है। गैर कानूनी गतिविधि में शामिल पीएफआई, आरोप लगे हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश इन्होंने रची है, धार्मिक भेदभाव इन्होंने फैलाया है, ये आरोप है। भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना, यह भी आरोप लगा है। अलग न्यायिक प्रणाली का प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया है। युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल कराना भी इनके उसमें शामिल है। निशाने पर खास समुदाय के बड़े नेता रहे पीएफआई के, और पीएफआई ने हिट लिस्ट भी तैयार की है। ये आपको बता रहे हैं एनआईए, आपको बता दें कि पीएफआई ने जो हिट लिस्ट तैयार की, एनआईए ने पीएफआई की हिट लिस्ट को जब्त भी किया है। हिंसा रोकने के लिए इनकी जांच जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको देखते हुए इनकी जांच करना बेहद जरूरी है। तो देखिए किस तरीके से जैसे जैसे पीएफआई को लेकर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि एक्शन में एनआईए नजर आ रही है, वैसे ही सियासी गलियारे में भी हलचल नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शफीकुर रहमान, अखिलेश यादव के नेता, जो सीधे सीधे पीएफआई के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पे हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की रेड पड़ी है। लगभग 16 राज्य हैं जहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई ने बंद बुलाया, लेकिन आज भी इस तरीके से हिंसात्मक रहा, जिसके बाद आज भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पर सियासत खुलकर हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क, उनको कोई भी आपत्ति इसमें नजर नहीं आती, यानी कि पीएफआई उनके मुताबिक जो भी कर रहा है वो सच कर रहा है, और ये जो एनआईए कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है। रिपोर्ट आपको इसी पे दिखाते हैं। हर तरफ से पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। देश हित में हर कोई चाहता है कि इस कट्टरपंथी संगठन पर लगाम लगे, लेकिन जैसे ही देश विरोधी गतिविधियों के आरोप पे पीएफआई पर एक्शन हुआ, सियासत बेचैन हो उठी। अखिलेश के सांसद पीएफआई के पैरवी में उतर आए। शफीकुर रहमान बर्क ने पूछ लिया कि पीएफआई का गुनाह क्या है। ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, तो उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। असम सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखने जा रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पीएफआई को बैन किया जाए। Assam government or Assam police has arrested certain PFI activists yesterday as a part of national clampdown on PFI. Of course, in Assam police has done the job. PFI अपनी गतिविधियों को नहीं बंद किया और भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने का कोशिश किया। देश की आंतरिक शांति को अगर बाधित करना चाहा तो अब उसकी खैर नहीं रहने वाली है, खैर नहीं रहने वाली।
पीएफआई को बैन करने की मांग इसलिए उठ रही है, पिछले कुछ साल में उस पर देश के खिलाफ साजिश के कई गंभीर आरोप लगे हैं। सीएए, एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा में पीएफआई का नाम आया। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ बताया गया। कानपुर पत्थरबाजी और हिंसा में पीएफआई की साजिश का पता चला। बिहार में गजवाए हिंद की साजिश पीएफआई रच रहा था। इसके साथ ही उदयपुर कन्हैया मर्डर केस में भी पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया। साथ ही अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड में भी पीएफआई पर आरोप लगे। जहां देश विरोधी गतिविधियां हुई, पीएफआई का नाम सामने आया। यही वजह है कि देश के कई राज्यों से पीएफआई को बैन करने की मांग उठने लगी है। पीएफआई को लेकर के कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, जिनके खिलाफ एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी पहले भी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पीएफआई क्या है? पीएफआई मैं जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं, वो सिमी का बदला हुआ रूप है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई के नाम से लोग जानते हैं, बरसों से एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक संगठन रहा है, जिनका उद्देश्य इस देश के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को बांटना, समाज को बांटना रहा है। कई जो देश विघातक जो कार्रवाई है, उसमें उनके सदस्य जो सम्मिलित पाए गए हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनआईए ने पीएफआई की क्राइम कुंडली निकाल ली है। पीएफआई के काले कारनामों का चिट्ठा एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। अब की बार इस कट्टरपंथी संगठन पर अंतिम चोट की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ राजनेता इसमें भी वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस संगठन पर देश विरोधी साजिश रचने के आरोप लग रहे हो, उसका बचाव क्यों? सवाल ये भी कि देश विरोधी साजिश करने वालों को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है कि वो एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको पीएफआई की देश विरोधी साजिशों के बारे में बता दें। देखिए, सीएए, एनआरसी हिंसा की साजिश, पीएफआई का नाम इसमें सामने आया। दिल्ली 2020 में जो दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का हाथ सामने आया था। कानपुर पत्थरबाजी हिंसा में हाथ पीएफआई का आया था। बिहार में गजवाए हिंद की साजिश जो रची, उसमें भी पीएफआई का नाम आपको याद होगा कि सामने आया था। हिजाब विवाद में भी पीएफआई का नाम सामने आया है। उदयपुर में जो कन्हैया लाल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। अमरावती की अगर बात करें तो उमेश कोल्हे की हत्या के आरोप में भी देखिए यही सामने आया था। कर्नाटक की अगर बात करें तो नेत्रू मर्डर केस के तार भी पीएफआई से जुड़े हुए बताए गए। तो आप देखिए किस तरीके से पीएफआई, ये तमाम वो साजिशें हैं, देश विरोधी साजिश, ये तमाम देश विरोधी साजिश जो सामने आई थी, और इन सभी में पीएफआई का हाथ सामने आया था। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड में एक्शन तेज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड में एक्शन तेज हो गया है। उत्तराखंड की सभी रिजॉर्ट्स की अब जांच की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रही थी कि लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है। वहां पर तख्तियां हाथ में लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और एक्शन जो है वो तेज हो गया है। उत्तराखंड के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, सभी रिजॉर्ट्स की जांच की जाएगी। सीएम की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए बड़ी बात आपको बताएं, बड़ी खबर आपको बताइए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक लोगों ने सड़क पर उतरकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंकिता यमकेश्वर के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी, जो 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिसकी खोजबीन पुलिस ने शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने अंकिता को गंगा नदी में धक्का देकर मार डाला था। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। देहरादून और ऋषिकेश में लोगों का ये गुस्सा, ये आक्रोश उन हत्यारों के खिलाफ है, जिन्होंने 19 साल की अंकिता को गंगा में धक्का देकर मार डाला।
इस जघन्य वारदात से पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी है। आरोपियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब तीनों आरोपियों को पुलिस पेश करने के लिए कोर्ट ले जा रही थी, तब सैकड़ों लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोककर तीनों को जमकर पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़ ने उस रिजॉर्ट में भी जमकर तोड़फोड़ की, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। अंकिता 18 सितंबर से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर भी अंकिता को ढूंढने का कैंपेन चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि अंकिता की हत्या तो 18 सितंबर को ही कर दी गई थी। अंकिता भंडारी मर्डर के पीछे की कहानी बेहद सनसनीखेज है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित अपने साथियों के साथ अंकिता को लेकर ऋषिकेश गया, जहां पहाड़ी से गंगा में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी यंकेश्वर के उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। मामला जो है जिलाधिकारी द्वारा हमारी पुलिस को स्थानांतरित किया गया लक्ष्मण झूला को। 24 घंटे के अंदर ही हमने इसे वर्कआउट कर दिया है और ये जो रिसोर्ट का मालिक है यही इसमें अक्यूज निकला। तो मालिक पुलकित सहित तीनों अक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है और जल्दी वो करा करके भी हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। अंकिता की बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता की बॉडी ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चला रखा है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। उन्हें फांसी देने की मांग उठ रही है। ऐसे में सीएम धामी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस जघन्य अपराध के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। फिलहाल अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। उम्मीद है अंकिता के हत्यारों को ऐसी सजा मिलेगी जो एक मिसाल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।